Let's improve English. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप कुछ चीजें सीखने वाले हैं, आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाले हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप अपने सामने इन सेंटेंसेस को देखिए। घमंड के मामले में वो दोनों एक जैसे हैं, काम के हिसाब से तो वो एकदम कमाल है। मैं उस प्लान के संदर्भ में शुद्ध हिंदी तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, इनके लिए हम यूज करने वाले हैं इस फ्रेज का विद रिस्पेक्ट टू। विद रिस्पेक्ट टू इसका मीनिंग होता है इन कनेक्शन विद समथिंग, इन रेफरेंस टू समवन और समथिंग, कंसिडरिंग समवन और समथिंग। यानी किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, किसी चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, किसी चीज के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं, वो इसका मीनिंग है विद रिस्पेक्ट टू का। आप में से ही किसी ने मुझसे कमेंट करके इसे पूछा था। तो फ्रेंड्स, समझिए इन सेंटेंसेस की हेल्प से। घमंड के मामले में वो दोनों एक जैसे हैं, यानी अगर घमंड की बात करें, घमंड को मद्देनजर रखते हुए देखें, उसके हिसाब से देखें तो वे दोनों एक जैसे हैं। उनके घमंड के हिसाब से देखें, उनके घमंड के मामले में वो दोनों एक जैसे हैं। दे आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू एरोगेंस। दे आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू एरोगेंस। यानी अगर हम ऐसे देखें ना, तो एरोगेंस ना दोनों में बरकरार है, दोनों घमंडी है। दे आर सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू एरोगेंस। जैसे काम के हिसाब से तो वो एकदम कमाल हैं, दोनों ही कमाल हैं। विद रिस्पेक्ट टू वर्क दे आर एक्सपर्ट्स। विद रिस्पेक्ट टू वर्क दे आर एक्सपर्ट्स। यानी काम के हिसाब से देखें ना, कि इस मामले में देखें इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ हाउ हार्ड दे वर्क, दे आर एक्सपर्ट्स। यानी काम बहुत अच्छा करते हैं वो। मैं उस प्लान के संदर्भ में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लान। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू विद रिस्पेक्ट टू दैट प्लान। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इन सेंटेंसेस से आपको समझ में आया होगा। विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज को कुछ कंसिडर कर रहे हैं, किसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कोई बात कर रहे हैं, किसी चीज के कनेक्शन में कुछ बात कर रहे हैं, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब आप इन सेंटेंसेस को देखिए। मेरी तबीयत बेहद खराब होते हुए भी उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूं इसे नॉटविथस्टैंडिंग। नॉटविथस्टैंडिंग इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ समथिंग, या फिर डिस्पाइट द फैक्ट और थिंग मेंशन्ड। यानी किसी चीज को हम मेंशन करेंगे और कहेंगे इसके होने के बावजूद। जैसे हम इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज करते हैं, यानी इस चीज के होते हुए भी, इस चीज के बावजूद कुछ हुआ, तो उस तरीके से हम नॉटविथस्टैंडिंग का यूज करते हैं। इन सेंटेंसेस की हेल्प से आप काफी अच्छे से समझ जाएंगे। He didn't let me go home notwithstanding my terrible health condition। यानी मेरी बहुत खराब हेल्थ कंडीशन के बावजूद उसने मुझे घर नहीं जाने दिया। So notwithstanding, it's quite a long word, but it's really useful। फ्रेंड्स, वैसे बहुत फॉर्मल वर्ड है, इसको स्पोकन इंग्लिश में कम ही यूज करेंगे लोग। इसे हम ऐसे कह सकते हैं बस, He didn't let me go home in spite of my terrible health condition, या फिर despite my terrible health condition। तो आपको ध्यान रखना है despite के साथ ऑफ नहीं आता है, और दूसरा फ्रेज होता है in spite of, वहां पर ऑफ होता है। लेकिन फ्रेंड्स, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए नॉटविथस्टैंडिंग का यूज किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर आप कोई किसी न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी के मुंह से भी आपको सुनाई दे, तो आप समझ जाएं कि इसका क्या मीनिंग है। और ऑफ कोर्स आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं इससे। नॉटविथस्टैंडिंग यानी किसी चीज के होते हुए भी, किसी चीज के बावजूद, सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। यू आर सस्पेक्टिंग मी नॉटविथस्टैंडिंग द एविडेंस। नॉटविथस्टैंडिंग द एविडेंस यानी एविडेंस आपके सामने है, एंड नॉटविथस्टैंडिंग डिस्पाइट द एविडेंस यू आर सस्पेक्टिंग मी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम्हें तो लगता है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तुम्हें तो ऐसा लगता है। यू थिंक दैट ही कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। यू थिंक दैट ही कैन नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग। प्रीटी सिंपल। क्यों गुस्सा होते हो? आखिर वो एक बच्चा ही तो है। Why do you become furious? He is just a child after all. He is just a child after all. So after all means आखिर ऐसा ही तो है, इसमें इतना गुस्सा क्यों होते हो? Why do you become so furious? He is just a child after all. मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं आऊंगा। पक्का नहीं कह सकता। I can't say for certain that I will come. I can't say for certain. So if you can say something for certain, that means आप पक्का उसे कह सकते हैं। I can't say for certain that I will come. मैं पक्का नहीं कह सकता। जैसे मुझे पक्का पता है कि वो नहीं जीतेगा। I know for certain, या फिर I know for sure. I know for sure, या फिर I know for certain that he will win.
तो जब आप कहना चाहें मुझे पक्का पता है, आप कह सकते हैं आई नो फॉर सर्टेन या फिर आई नो फॉर श्योर। जैसे एक बात तो पक्की है, वन थिंग इज फॉर श्योर, वन थिंग इज फॉर श्योर। फ्रेंड्स, वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ यू कीप वॉचिंग माई वीडियोज यू विल कीप इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं ये तुम्हारी ही भलाई के लिए कह रहा हूं, तुम्हारी ही भलाई के लिए। आई एम सेइंग दिस फॉर योर ओन गुड, फॉर योर ओन गुड, यानी तुम्हारी अपनी भलाई के लिए मैं ये कह रहा हूं। फ्रेंड्स, एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हम बोलते हैं कि इतना दयालु होना उसके लिए सही नहीं है, इतना अच्छा होना उसके लिए सही नहीं है, या इतना चालाक होना भी उसके लिए सही नहीं है। इस तरह की बात ना हम ऐसे कहते हैं, ही इज टू काइंड फॉर हिज ओन गुड, ही इज टू काइंड फॉर हिज ओन गुड। इतना चालाक है ना वो, इतना चालाक होना भी उसके लिए सही नहीं है, उसकी भलाई की बात नहीं है, भला नहीं है उसके लिए। ही इज टू क्लेवर फॉर हिज ओन गुड, इस तरह से आप कह सकते हैं। हम कहना चाहें वो बहुत ही अच्छा इंसान है यार, ये उसकी भलाई के लिए सही नहीं है, लोग उसका फायदा उठाएंगे, सो ही इज टू नाइस फॉर हिज ओन गुड। जैसा मैंने सोचा था उसका उल्टा हो गया, इसे कहेंगे एवरीथिंग वेंट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई हैड थॉट, एवरीथिंग वेंट द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई हैड थॉट। फ्रेंड्स, यहां पर आप देखो, वेंट गो की सेकंड फॉर्म, यानी जाना होता है, एवरीथिंग वेंट सब गया। गो का मतलब बिकम भी होता है, होना भी होता है, जैसे यहां पर एवरीथिंग वेंट द ऑपोजिट, यानी सब कुछ हो गया ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई हैड थॉट, यानी जो मैंने सोचा था, व्हाट आई हैड थॉट, जो मैंने सोचा था उसका पूरा ऑपोजिट हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए, गो का मतलब होना भी होता है, किसी चीज का हो जाना। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मुझे फोन करना, रिंग मी अप इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग। इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग यानी अगर कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए तो रिंग मी अप। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखिए फ्रेजल वर्ब टू रिंग somebody up or to call somebody up means the same, to phone that person, फोन करना यानी कि। सो हम कह सकते हैं डोंट फॉरगेट टू रिंग मी अप, मुझे फोन करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी अप, मुझे कॉल करना मत भूलना। सो कॉल अप, रिंग अप, दोनों का मीनिंग है फोन करना। यहाँ पर वो आज बहुत खुश मिजाज में है, बहुत खुश मिजाज में है वो आज, कह सकते हैं ही इज इन अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड टुडे, ही इज इन अ हैप्पी फ्रेम ऑफ माइंड टुडे। फ्रेम ऑफ माइंड, दिस इज वेयर माई फोकस इज। फ्रेम ऑफ माइंड मतलब सिंपली मूड को कह सकते हैं हम। जैसे मैं इस वक्त कहानी सुनने के मिजाज में नहीं हूँ, कहानी सुनने के मूड में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड फॉर स्टोरीज, आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यानी मैं एकदम सही मूड में नहीं हूँ कहानी सुनने के लिए। आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। जैसे आई डोंट नो व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड शी माइट बी इन एट द मोमेंट, पता नहीं वो इस टाइम किस मूड में होगी, पता नहीं इस टाइम वो किस मूड में होगी। ये पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइट भी लगाया। सो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड, कि किस मूड में, किस तरह के माइंड में, शी माइट बी इन, वो हो सकती है एट द मोमेंट, इस टाइम पर। आई डोंट नो व्हाट फ्रेम ऑफ माइंड शी माइट बी इन एट द मोमेंट। Hey friends, I really hope that you liked this video. If you want to keep improving your English like this, why don't you subscribe to this channel? And if you have subscribed to this channel already, then thank you very much. You give me the motivation to keep on going. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next video lesson. Till then, take care and bye.